हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 42, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, 32 बावड़ी जल स्रोत किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे 32 बावड़ी जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंदेरी अशोकनगर में। 32 बावड़ी जल स्रोत चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बैतूल जिले में। मुक्तागिरी जैन मंदिर बैतूल जिले में स्थित है और बैतूल में मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मंडला में। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। अवंतीबाई रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य की रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर में। जहांगीर महल ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर में स्थित रूप से स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। रूप से स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है और यहाँ पर आपसे पूछा गया था जहांगीर महल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, महेश्वर में। देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय महेश्वर में स्थापित किया गया है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है? पूछा गया आपसे सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन सफ़ेद क्रांति के अर्थात श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? पूछा गया आपसे 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध की जो नीति है वह शिवाजी के द्वारा अपनाई गई थी। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी की सभा को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका सर्वोच्च पद पेशवा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, वातावरण की कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? पूछा गया आपसे वातावरण की कौन सी परत में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण और बिखराव होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रेटोस्फीयर। वातावरण की परत स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण और बिखराव होता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है, जिसका अणु सूत्र O3 होता है और ओजोन परत को CFC के कारण नुकसान पहुंचता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 31 मई को। प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मई में एक और दिवस मनाया जाता है जो कि पूछा जाता है। इसका आंसर है 1 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो आपको मई में यह अतिरिक्त दिवस भी याद रखना है। और यहाँ आपसे पूछा गया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसे संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति की शपथ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है और भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। वायु प्रदूषण सूचकांक ने किस रेंज को खतरनाक माना है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। वायु प्रदूषण सूचकांक ने निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 301 से 501। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? पूछा गया आपसे भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार की जाती है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, सरल दोलन गति। सरल दोलन गति सरल आवर्त गति का उदाहरण होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं? आपसे पूछा गया है कि संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। यह संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा तरीका ऊष्मा स्थानांतरण का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अर्थात संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रमुख रूप से ताप या ऊष्मा का अधिक तप्त भाग से शीतल भाग की ओर स्थानांतरित होना संवहन या कन्वेक्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई थी? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टू बर्ड फ्रीडम। टू बर्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है जो उन्होंने जेल में लिखी थी और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आठवीं सभा के संस्थापक कौन थे? पूछा गया आपसे 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आठवीं सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। आठवीं सभा की संस्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार युग का पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? पूछा गया आपसे भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी और संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका राइट आंसर था 1946 में संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथनोइक एसिड जैसी होती है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस पदार्थ की गंध एथनोइक एसिड जैसी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिरका। सिरका की गंध एथनोइक एसिड जैसी होती है और सिरका का पीएच मान 2.5 होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। निम्न में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन
होता है, अर्थात मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अभ्रक। अभ्रक हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है और अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो क्या होता है? पूछा गया आपसे, जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निष्क्रियता। जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी होती है तो निष्क्रियता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? पूछा गया आपसे, उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकटक झील। उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ऊपर की ओर त्वरित होने वाली। किसी व्यक्ति का भार ऊपर की ओर त्वरित होने वाली लिफ्ट में अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से किस स्थिति में किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है और वेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। तापमान का एसआई मात्रक है। पूछा गया आपसे तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति सदस्य होता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से भारत का राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति ना तो लोकसभा, ना ही राज्यसभा और ना ही किसी विधानसभा का सदस्य होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और यह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये सब भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। किस नदी से राजस्थान नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? पूछा गया आपसे किस नदी से राजस्थान नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। यह नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरी के बांध से निकाली गई है। यह जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के लिए मैंने एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है, लूनी नदी किस में गिरती है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से लूनी नदी कहाँ गिरती है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है यह भी अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर करें। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।